25 जून 2026 सुबह के लगभग 8:55 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक घर के अंदर एक व्यक्ति की शोक सभा आयोजित की जाती है। हालांकि पूर्व में उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और 13वीं ठीक एक दिन पहले ही हुई थी। फिर भी मेहमान भी आ रहे थे और आसपास के लोग भी आ रहे थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है और आने के बाद आराम से बैठ जाता है और जैसे वो व्यक्ति बैठता है तो सामने फोटो है, फोटो पर माला चढ़ी हुई है और उस फोटो को देख रहा है और ठीक बगल में जो उसका आदमी बैठा हुआ है वो उसको देख रहा है। वो दोनों को देख रहा है। देखने के बाद एकदम से हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है कि जो व्यक्ति फोटो में दिखाई दे रहा है वही साक्षात उसके सामने बैठा हुआ है। उसने एकदम से उसका नाम लिया, गिरधारी हो क्या तुम? जैसे नाम गिरधारी के लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं गिरधारी हूँ, बताओ तुम क्या करोगे। जितने भी लोग उस शोक सभा के अंदर बैठे हुए थे सभी की नज़र उस व्यक्ति की तरफ पड़ जाती है जो व्यक्ति गिरधारी होता है। गिरधारी मर चुका है, उसकी लाश मिल चुकी है, उसका अंतिम संस्कार, उसका पोस्टमार्टम सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, देर भी हो चुकी है। उसके बाद वो जिंदा कैसे हो सकता है? हड़कंप मच जाता है। लोग आपस में एक दूसरे से डरने भी लगते हैं कि ये इंसान है, ये भूत है, ये क्या है। इस बीच में कुछ लोग घर से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। निकलते ही सबसे पहले वो 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना दी जाती है कि साहब जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी लाश मिल चुकी है, वो जिंदा है, वो घर के अंदर आया हुआ है। अब देखते ही देखते ये खबर पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाती है। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चल रही थी वैसे वैसे लोगों का उस घर पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। घर का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। अब पुलिस तक बात पहुंच जाती है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने मौके पर आने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये बात में कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि इस मामले में एक आदमी की हत्या के मामले 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही थी। एक आदमी जो मर चुका है, मरने के ठीक 39 दिन बाद वो जिंदा कैसे लौटकर वापस आ सकता है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद का थाना कौशाम्बी लगता है और कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है वैशाली। वैशाली का सेक्टर 5 है और सेक्टर 5 के अंतर्गत आने वाली कल्पना अपार्टमेंट है और कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम नैना होता है। नैना का जो पति है उसके दोनों हाथ पूरी तरह से ख़राब हैं। घर का खर्च चलाने के लिए नैना ने ही पूरी जिम्मेदारी उठा ली। नैना ने एक ठेला तैयार कराया अंडे का और अंडे का ठेला अपनी ही सोसाइटी के बाहर लगाती है और वो बस उस पर काम करती है। जो भी उससे 2-4 पैसे की इनकम होती है उससे अपने घर परिवार का खर्च निकालती है। ये तारीख आती है 13 मई 2026। शाम का समय हो रहा था। वो आराम से भगोने में अंडे उबाल रही थी। उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम में था, अंडे उबालने में था, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद उसके कस्टमर जो आने वाले थे। इसी बीच में एक व्यक्ति है जो इसी कल्पना अपार्टमेंट की सोसाइटी में ही रहता है। वो व्यक्ति आता है जिसका नाम है गिरधारी सिंह बिष्ट, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति ने आप देखा ना ताप देखा। अंडे उबलने वाला जो पानी था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। उस गर्म पानी को पूरा का पूरा उठाता है और नैना के ऊपर उड़ेल देता है। जैसे ही उसने वो पानी नैना के ऊपर उड़ेला, नैना की चीख निकल जाती है। नैना अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती है, छटपटाने लगती है। जब वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नैना की आवाज़ अब आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। वहीं ऑटोमोबाइल की एक दुकान होती है। दुकान के अंदर वो शरण ले लेती है ताकि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया है कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा हमला कर दे। जैसे नैना अपनी जान बचाने के लिए उस दुकान के अंदर जाती है। दुकान के अंदर 3 व्यक्ति हैं। एक का नाम शैलेश वर्मा है जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है। दूसरा धर्मेंद्र वर्मा है जिसकी उम्र 42 साल के आसपास है। तीसरा सुनील वर्मा है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। इन तीनों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद गिरधारी सिंह बिष्ट को रोक लिया और रोकने के बाद कहा कि अब इस महिला पर हमला करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने हमला किया तो फिर हम तुम्हें देख लेंगे। वो थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं। अब यहाँ से गिरधारी सिंह तो चुपचाप निकलकर चला जाता है। वो महिला जो जल गई थी वो अपने डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए चली जाती है। ये बात ऐसे ही चली जाती है क्योंकि सोसाइटी का मामला था। उस व्यक्ति को पता नहीं किस बात पर गुस्सा था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा और अगली तारीख आ जाती है। तारीख आती है 14 मई 2026। सुबह सुबह का वक्त था। ये शैलेश वर्मा जिसने पहले दिन उस महिला की जान बचाई थी, वो अपने ऑटोमोबाइल की शॉप खोलने के लिए जैसे दुकान के अंदर झुका हुआ था और उसने शटर खोलने के लिए अपनी कोशिश कर रहा था और इसी बीच में गिरधारी सिंह फिर से प्रकट हो जाता है और गिरधारी सिंह जैसे आता है उसके हाथ में हथौड़ी होती है। हथौड़ी वो पूरी ताकत से शैलेश वर्मा के सर में मार देता है और जैसे शैलेश वर्मा के सर में हथौड़ी लगती है तो उसके सर में खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वहाँ आसपास के लोग होते हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। गिरधारी सिंह मौका पाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं। दुकानदार इकट्ठा होने के बाद
जो थाना कौशाम्बी होता है वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद पहले 13 तारीख को जो हुआ था वो पूरी कहानी बयां करते हैं, 14 तारीख को जो हुआ है वो कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि साहब गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ आप FIR दर्ज कर लीजिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि इस तरह से इसने पूरे इलाके में माहौल ख़राब किया हुआ है। पुलिस वालों ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेने चाहिए था। हालांकि जो शैलेश बिष्ट होता है, उस शैलेश वर्मा जो होता है, उस शैलेश वर्मा को जब डॉक्टर के यहाँ पर लेके जाते हैं तब उसके सर में 7 टाँके आते हैं। उसका इलाज वगैरह होता है, उपचार होता है। लेकिन पुलिस ने पहले दिन इस मामले को बहुत सामान्य समझा, दूसरे दिन भी सामान्य समझा। लेकिन 17 मई 2026 को एक बार फिर से बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद कहते हैं कि गिरधारी सिंह बिष्ट पर आप कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार पुलिस दबाव में आती है, प्रेशर में आती है और 17 मई 2026 को FIR दर्ज कर लेती है बहुत सामान्य धाराओं में। एक महिला के ऊपर गर्म पानी फेंका गया था, उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो ही घर में कमाने वाली थी। और फिर उसके ठीक अगले दिन शैलेश वर्मा के सर में हथौड़ी मार दी जाती है। फिर भी सामान्य धाराएं, जैसे क्या शांति भंग की धाराएं थी, इन शांति भंग की धाराओं में गिरधारी सिंह बिष्ट पर FIR दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको डासना की जेल में भेज दिया जाता है। अभी 3 दिन ही हुए थे कि 21 मई 2026 को शालीमार गार्डन की जो कोर्ट होती है, ये गिरधारी बिष्ट की रिहाई के आदेश कर देती है। और जैसे ही परवाना जेल में पहुंचता है, जेल में पहुंचने के बाद फिर वो वहां से बाहर आ जाता है। हालांकि जो गिरधारी सिंह के परिवार वाले होते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, वो जेल में बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे गिरधारी सिंह बिष्ट बाहर निकलेगा और उसको फिर घर यहाँ से लेके चले जाएंगे। लेकिन वो मिलता ही नहीं है। ये परेशान हो जाते हैं, पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन गिरधारी सिंह बिष्ट का कहीं अता पता नहीं चलता है। घर वाले वापस अपने घर जाने के बाद इंतजार करते हैं कि हो सकता है घूम फिर के आ जाएगा। 21 की पूरी रात बीत जाती है, वो नहीं आता। 22 तारीख की पूरी रात बीत जाती है, वो नहीं आता। अब घर वालों की जो टेंशन थी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। घर वालों ने उसे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या फिर मेट्रो स्टेशन हो या रिश्तेदार हो, परिवार हो, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उसको ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश नहीं की। जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ भी जाते हैं। वो फिर से जेल जाते हैं, फिर से थाने जाते हैं, उन लोगों के पास भी जाते हैं जिन लोगों से उसका अभी 2-4 दिन पहले विवाद हुआ था। लेकिन गिरधारी सिंह बिष्ट का कहीं अता पता चलता नहीं है। और परिवार वालों ने फिर सोशल मीडिया का भी सहारा लेना शुरू कर दिया और जो भी कोशिश हो सकती थी अपनी तरफ से उस 38 साल के गिरधारी सिंह बिष्ट को ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही थी और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये तारीख आ जाती है 21 मई से चलकर 12 जून 2026। 12 जून 2026 को गाजियाबाद का एक थाना लगता है मसूरी थाना क्षेत्र की नाहल झील में एक लाश मिल जाती है। और जब लाश मिलती है तो ये, क्योंकि घर वाले ढूंढ ही रहे थे, अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें पता चल जाता है कि लाश मिली है। परिवार के लोग मौके पर जाते हैं, मोर्चरी पहुंचते हैं। मोर्चरी जाने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते कहते हैं कि ये तो गिरधारी सिंह बिष्ट की लाश है। अब बात पुलिस तक पहुंच जाती है। वो सीधा मसूरी थाने जाते हैं और मसूरी थाने जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके साथ किसी का झगड़ा हो गया था। फिर पुलिस ने पूरे मामले की सुनवाई की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ था ही, वो मोर्चरी में रखी हुई थी। फिर पुलिस ने एक तहरीर ली इसकी, देवकी बिष्ट की, जो कि माँ होती है इसकी, गिरधारी सिंह की। और तहरीर लेने के बाद FIR दर्ज कर ली जाती है शैलेश वर्मा के नाम, धर्मेंद्र वर्मा के नाम, सुनील वर्मा के नाम, और कुल मिलाकर सब होते हैं 7 लोग। 4 अज्ञात होते हैं, 3 नामजद होते हैं। पुलिस इस मामले में जब कार्रवाई करती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि हत्या जैसी कोई बात नहीं हुई है, यानी कि मार पिटाई या वगैरह कुछ नहीं हुआ है। उसको ना ही किसी धारदार हथियार से मारा गया है, ना ही गोली चली है, लेकिन उसकी मौत जो हुई है वो डूबने की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस ने फिर इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए किसी भी आरोपी की इस मामले में, जो 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती, गिरफ्तारी नहीं होती है। अब वक्त का पहिया फिर आगे बढ़ने लगता है। परिवार के लोग लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि साहब तुम किस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, इस मामले में आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हो। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मामले की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल के बाद जो भी सही आएगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त आगे बढ़ रहा था और आगे वक्त आना आता है 24 जून 2026। 24 जून 2026 को उसकी जो 13वीं होती है, वो 13वीं की प्रक्रियाएं वगैरह चल रही थी। घर में मेहमान आ रहे थे, आसपास के लोग आ रहे थे, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे। सब कुछ जैसा होता है किसी के मरने के बाद, वो सारी प्रक्रियाएं हो रही थी। हालांकि जब उसकी लाश मिल जाती है, लाश मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों का घर पे आना जाना था ही। लेकिन जब 24 जून को ये 13वीं हो जाती है, 25 जून की सुबह के लगभग 8:30 बजे या 8:45 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मेहमान भी आए हुए थे, उसकी गिरधारी की फ़ोटो की पर माला भी चढ़ी हुई थी। लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच में एक टेम्पो आता है सोसाइटी के बाहर, मेन
गेट जो होता है वहाँ पर रुकता है और वहाँ रुकने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाओगे। वो अपने घर का एड्रेस बताता है और जैसे ही गेट पे बैठा हुआ वो गार्ड जो देखता है उसे कहता है कि गिरधारी। तो गिरधारी एकदम से जो अब उसकी तरफ देखता नहीं है, बड़े गुस्से में देखता है। 39 दिन के बाद आया था और वो मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? गार्ड को भी पता था। गार्ड को उस वक्त तो होश नहीं था, वो कुछ पूछने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जब ये घर जाता है तो घर में बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। वो जाकर मेहमानों के बीच में यूं ही बैठ जाता है क्योंकि उसे भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब उसने अपने ही फोटो पर माला देखी और वो उस फोटो को देख रहा है, लेकिन उसके बराबर में जो एक बैठा हुआ व्यक्ति जो पड़ोसी है वो देख रहा है, गिरधारी को भी देख रहा है, उसके फोटो पर चढ़ी हुई माला को देख रहा है। तब उसकी चीख निकल जाती है और चीख निकलते ही वो आसपास के लोग भी देखने लगते हैं। तभी बात बढ़ जाती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं। फिर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुलवाया जाता है क्योंकि जब भीड़ लगातार बढ़ रही थी। परिवार वाले पूछ रहे थे कि तुम इतने दिन तक कहाँ रहे, वो लाश किसकी थी, क्या बात थी, क्या नहीं, बहुत सारे सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब तो पुलिस ही जानना चाहती थी। पब्लिक तो खैर जानना चाहती ही थी, लेकिन पुलिस का अपना एक तरीका होता है। पुलिस ने अब इस परिवार से जब बातचीत करना शुरू किया कि 39 दिन पहले तुम अचानक से गायब हो गए थे, क्या बात है, पूरी कहानी बताओ। वो कहता है कि साहब, जैसे जेल में गया, जेल के परवाने की बात उसको पता चल जाती है कि अब तो छूटने वाला है। उसने अपने घर वालों को भी देखा, लेकिन घर वालों को बिना मतलब उनसे मिलना नहीं चाहता था, उनसे बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका दिमाग सही नहीं था पूरी तरह से, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने धोखा देता है घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और पंजाब जाने वाली एक बस में बैठ जाता है जो पंजाब जा रही थी। और पंजाब में ब्यास नदी है और ब्यास नदी में डेरा सच्चा सौदा का वहाँ पर सत्संग चल रहा था। वो ऐसे भीख मांगता हुआ, लोगों से मदद मांगता हुआ, जिस तरह से मतलब उसे पहुंचना था वहाँ पहुंच जाता है। सत्संग में आराम से वहाँ वक्त बिताता है क्योंकि उसे एक शांति की ज़रूरत थी, उसे बिल्कुल एकांत की ज़रूरत थी। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, बातचीत नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर चला गया। और ये जब जो उसका मन थोड़ा शांत होता है तो वह वापस आता है और वापस आने के बाद देखता क्या है कि घर में तो उसके मौत का एक तरह से कह सकते हैं शोक मनाया जा रहा था। उसकी लाश भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। अब पुलिस भी उसे हैरानी से देख रही है, परिवार वाले भी उसे हैरानी से देख रहे हैं, आसपास के लोग भी उसे हैरानी से देख रहे हैं क्योंकि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, सब जगह ये खबर चलने लगती है। लोग खुद हैरानी में थे, आश्चर्य में थे कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। सवाल यही था कि आखिरकार जो व्यक्ति मर चुका है, मरा हुआ व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है? अगर ये जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? आखिरकार डीएनए पुलिस ने क्यों नहीं कराया? परिवार ने किस आधार पर उसकी पहचान कर ली? बहुत सारे सवाल थे। आखिर शैलेश ने जो उसका सिर फूटा था उस पर फिर झूठा एफआईआर जो लिखवाई, उसको किस तरह से इंसाफ मिलेगा? नैना के साथ जो हुआ, उसको पानी से जो जलाया गया था, उसका क्या होगा? लोग फिर पुलिस से सवाल कर रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। यदि गिरधारी का इसमें कोई फॉल्ट होगा, यदि इसके परिवार का कोई फॉल्ट होगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जिसकी लाश मिली थी उस लाश की भी शिनाख्त करने की अब हम कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उसका जो डीएनए सैंपल है उसको जो लिया गया था अब उसको जांच के लिए भेजेंगे। ये पता करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। हालांकि उस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी, ये पुलिस दावा करती है, क्योंकि जो लाश नहर में मिली थी, झाल में मिली थी, उस पर कोई चोट के निशान या किसी तरह के वैसे निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डूबने से मौत हुई है। अब घर वालों से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी जान बचाते हुए, उन्होंने अपने आप को सेफ करते हुए वो कहते हैं कि साहब, हमने तो लाश की पहचान इसलिए कर ली क्योंकि जो चेहरा दिखाया गया था और चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल रेड हो चुका है। बाकी शरीर का हमने हिस्सा देखने की कोशिश की, लेकिन मोर्चरी में हमें हिस्सा दिखाने के लिए मना कर दिया गया था। हमने वैसे ही कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे हमारे बेटे के जैसे, हमने उसी आधार पर उसकी शिनाख्त कर ली, पहचान कर ली। हमारा इंटेंशन किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी। अब वो लोग पुलिस से कह रहे हैं कि हमें भी तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि जब हत्याकांड के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो पुलिस की डर की वजह से अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। परिवार वाले भी इस बीच में 39 दिन तक इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे ताकि कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दें। हालांकि पुलिस का तो खैर डर होता ही है। पुलिस कहते हैं ना कि ना सीधी ली जाए ना उल्टी ली जाए, ना पुलिस की दोस्ती अच्छी होती है ना पुलिस की दुश्मनी अच्छी होती है। इसलिए पुलिस से लोग डरते हैं, घबराते हैं। पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करे, पुलिस ने अगर पहले ही दिन नैना को इंसाफ दिलाया होता, शैलेश वर्मा को इंसाफ ठीक से दिलाया होता, तो शायद वो जल्दी से जेल से छूट कर नहीं आता, क्योंकि सर में चोट लगी थी। एक तरह से कह सकते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर ही था, यानी कि उसको भी नैना को भी मारने की कोशिश की और शैलेश को भी मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसको शांति भंग की धाराओं में जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते
जो कुछ मोहम्मद शुएब हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, आयज़ा सिद्दीकी हैं, जलेसर के रहने वाले हैं, आलोक चौहान, मनीष चौहान जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सोनिया पासवान, निज़ाम खान, सरबजीत कुमार, बिमल कुमार, मोहम्मद नूरुल हक, पूजा राजपूत, चंदन नेगी, भोलानाथ, रोहन सिंह, शेखर गौतम, फिरोज़ खान, वंदना वर्मा, अशोक कुमार थापा, नसीम सिद्दीकी, विनोद यादव, डॉक्टर पल्लवी, कौशल वर्मा, अवधेश कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।